प्रायोरिटी लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। प्रायोरिटी दैट मीन्स कि यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा तो पहले सीईटी वाले स्टूडेंट को देंगे। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो एनएलटी वाले स्टूडेंट है वो सीधा काउंसलिंग अटेंड करेंगे, जो आईपीयूसीटी वाले हैं वो एग्जाम देंगे। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एक सेपरेट प्रोसेस है, सेपरेट स्टेज है एडमिशन के प्रोसेस की, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि स्टूडेंट बीच में से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चॉइस फिलिंग भी अच्छी से करी, इवन आपका रैंक भी एवरेज आ गया तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपने ये चीज नहीं करी तो आप आउट हो जाओगे। इसका एक रीजन होता है, आपको एक ऐसी सीट दी गई जिसके लिए शायद दूसरा स्टूडेंट चाह रहा था कि मेरा ड्रीम कॉलेज है, ये 5th नंबर का कॉलेज, मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है फॉर द सेशन 2026। इवन हो सकता है कि आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो जब ऑलरेडी इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हो। तो ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्प करने वाली है यहाँ पे सीट सिक्योर करने में, क्योंकि जो इनका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है काउंसलिंग का वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान करता है। इवन आफ्टर गेटिंग हाई रैंक, अच्छा रैंक लाने के बाद भी स्टूडेंट को इनके टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। तो मैं कोशिश करूंगा छोटी सी छोटी चीज और बड़ी से बड़े पॉइंट जो कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट कर जाते हैं एडमिशन के दौरान, वो सारी चीज आज मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। कुछ अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, ये वीडियो जो है सभी कोर्सेज को लेकर मैं बना रहा हूं, चाहे वो यूजी हो या फिर पीजी कोर्स हो, सभी के लिए वीडियो है, कॉमन वीडियो है, जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दी अपकमिंग एडमिशन स्टेप्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट क्या होता है कि इनिशियली इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देता, और जब धीरे धीरे करके हमारे सामने चीजें होने लगती है, एक रश आ जाता है, देखा जाता है कि भाई स्टूडेंट इतने सारे एक्टिव हो रखे हैं, सभी अपना काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेगा, मुझसे कुछ ना छूट जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों की इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, आपका क्या टारगेट है, आप कौन कौन से ऑप्शंस लेके चल रहे हो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास में, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में लिख देना आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ जिससे आप लोगों के बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो काउंसलिंग का प्रोसेस करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडमिशन लेने का रूट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से मेजरली कंफ्यूजन होती है आगे जाके स्टूडेंट्स को। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने 3 कैटेगरी में अपना एडमिशन का प्रोसेस जो है रखा हुआ है कोर्सेज के लिए। एक है इनका एनएलटी, नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे, दूसरा है सीईटी और तीसरा है सीयूईटी। अब यहाँ पे स्टूडेंट मेजरली क्या समझते हैं, सीयूटी के थ्रू ये एडमिशन होता होगा। दूसरे स्टूडेंट सोचते हैं कि एनएलटी नहीं दिया तो सीईटी तो होता ही होगा। ऐसा नहीं होता। कुछ कोर्सेज के अंदर यहाँ पे कंपलसरी है कि एनएलटी ही होना चाहिए, यानी कि नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देगी यूनिवर्सिटी, और कुछ कोर्सेज के अंदर एक्सक्लूसिवली सीईटी के बेसिस पे एडमिशन देगी, और कुछ कोर्सेज के अंदर आपको, मोस्टली कोर्सेज के अंदर सीयूटी का बैकअप ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज को पहले आपने अगर क्लियर कर लिया तो आपको आगे का जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो समझने में काफी आसानी होगी। जैसे कि बीआर के लिए यहाँ पे नाटा के बेसिस पे एडमिशन होगा, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर बस फॉर्म फिल करना है और काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करना है, कोई एग्जाम देने की नीड नहीं है। वैसे ही अगर आप आगे जाते हो तो बीसीए कोर्स में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे प्रायोरिटी लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। प्रायोरिटी दैट मींस कि यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा तो पहले सीईटी वाले स्टूडेंट को देंगे, जो उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है आईपी यूनिवर्सिटी का, उसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देंगे। इन केस अगर सीटें वैकेंट रह गई तो सीयूटी के अंदर आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, सीयूटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। अगेन जो बीएससी नर्सिंग है उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे नीट का एग्जाम है लेकिन सीयूटी नहीं है, यूनिवर्सिटी कह रही है हम अपना खुद का सीईटी करवा देंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट रूट्स हैं एडमिशन लेने के लिए। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके कोर्स के लिए कौन सा रूट आपके लिए सुटेबल होने वाला है। अब यूनिवर्सिटी आपको पर्सनली तो बताएगी नहीं, ब्रोशर में सारी चीजें मेंशन है, तो यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी डेडिकेटेड, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ऑल कोर्सेज के बारे में बात करिए, कौन से कोर्स के अंदर सीईटी लग रहा है, कहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पे कौन सी चीज है, वो जाकर जरूर देख लेना। और इसके अलावा भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, चीजें क्लियर नहीं हो रही है, तो एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहाँ पे हम आपको प्रिपरेशन भी करा रहे हैं आईपीयूसीटी के कोर्सेज के अंदर, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव बैचेस है फॉर बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, एक्सक्लूसिवली आईपी यूनिवर्सिटी के लिए हम स्पेशलाइज्ड है, और हमारे स्टूडेंट आज की डेट में उनके टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए डिफरेंट कूपन्स लगाए हुए हैं हमने, जो कि एक्सपायर भी हो जाएंगे बहुत जल्दी, और नए नए कूपन्स आते रहते हैं। मेक श्योर कि आप जब भी आप डाउनलोड कर रहे हैं कूपन चेक कर लेना। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, आपको कोर्सेज के अंदर मेंटरशिप मिलती है, यहाँ पे हम आपको काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस देते हैं, टिल दी एडमिशन आपको सपोर्ट मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीवाईक्यूज भी हम करवाते हैं, जो कि आईपीयूसीटी का जो पैटर्न है हर साल चेंज हो रहा है
धीरे धीरे करके उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक मोमेंटम मिलेगा, एक डिसिप्लिन आएगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर। इनकेस अगर आप कोर्सेज को लेकर कंफ्यूज हो तो एडमिशन सपोर्ट भी ले सकते हो, नहीं तो आप हमारे साथ इनकी प्रिपरेशन में जुड़ सकते हो। इनकेस अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ रिकॉर्डेड बैच लेना चाहता हूं तो रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। लाइव आप अगर नहीं चाहते तो आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरीके से आप रिकॉर्डेड बैच लेके भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके पास पूरा सॉल्यूशन है हायर एजुकेशन के पास आईपी यूनिवर्सिटी के लिए। अब मैं आपको इनका सिस्टम समझाता हूं, क्योंकि कोर्स का तो आपने रूट समझ लिया कि इस तरीके से एंट्री मिलेगी। अब हम सीधा काउंसलिंग का प्रोसेस समझेंगे। तो काउंसलिंग को यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है। एक है एनएलटी और दूसरा सीईटी, दोनों को ही समझेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को इसके स्टेप बता दूं कि क्या क्या स्टेप आने वाले टाइम में होंगे। तो पहला स्टेप होगा कि सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, जो कि 1 फ़रवरी को भी आ सकते हैं, अर्ली भी आ सकते हैं, हो सकता है कि मिड जनवरी में आ जाए, क्योंकि सीयूटी के फॉर्म आ चुके हैं। आपके फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म फिल करोगे, आईपीयूसीटी का एग्जाम दोगे जो कि 26 से लेकर 18 मई के बीच में होगा। इनकेस अगर आप एनएलटी के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो तो ऑलरेडी आपके पास स्कोर होगा, जैसे कि एमबीए के लिए कैट का स्कोर आपके पास होगा, क्लैट वाले स्टूडेंट्स के पास अपना स्कोर है, जेईई मेंस वालों के पास पेपर 1 का स्कोर आ जाएगा, तब तक दूसरा अटेम्प्ट होगा तब भी उसका स्कोर भी आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से आने वाले टाइम में आपको सारी चीजें होती हुई देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो एनएलटी वाले स्टूडेंट है वो सीधा काउंसलिंग अटेंड करेंगे, जो आईपीयूसीटी वाले हैं वो एग्जाम देंगे। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आएगा तब वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन की बेसिक डिटेल डालनी है, पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस देनी है जो कि होती है आपकी 2500 रुपीज की, 2500 रुपए की आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होगी जो आपको पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या कहना होता है, सर हम तो एंट्रेंस एग्जाम देंगे नहीं क्योंकि हम तो एनएलटी वाले हैं, तो क्या हमें 2500 रुपए देने पड़ेंगे? यस, बिल्कुल देने पड़ेंगे, चाहे आप सीईटी दे रहे हो या फिर आप आईपीयूसीटी के अलावा एनएलटी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो या फिर आप सीयूटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। इनके फॉर्म सबसे लास्ट में आएंगे। आपको ये 2500 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, ये तो कंपलसरी है यूनिवर्सिटी पे, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की फीस आपको देनी ही पड़ती है। इसके बाद आता है काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। फिर मैं आपको वो प्रोसेस समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया अब सारी चीजें हो जाएंगी। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एक सेपरेट प्रोसेस है, सेपरेट स्टेज है एडमिशन के प्रोसेस की, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका आईपीयू सीईटी हो जाएगा, ठीक है, आप ये समझ लेना यहाँ से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। चाहे आपके पास एनएलटी वालों आज की डेट में अपना स्कोर है, आपके पास क्लैट का स्कोर है, आपके पास कैट का स्कोर है, डजंट मैटर, आपका एडमिशन प्रोसेस साथ साथ में चलेगा। तो जब आपका तीनों का इनके पास अपना स्कोर आ जाएगा, आपके पास ऑलरेडी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना एक सेपरेट स्टेज ओपन करती है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है बेसिकली। अब इसमें होता कुछ नहीं है, क्लास 12th वालों का रिजल्ट आ जाता है, जब तक वो अपनी डिटेल्स अपडेट कर देते हैं क्लास 12th की। जो स्टूडेंट अपना उसके हैं ग्रेजुएशन के हैं उनके पास भी अपनी डिटेल आ जाती है सारी, वो अपनी चीज़ें अपडेट कर देते हैं। स्टूडेंट्स को क्लैरिटी भी मिल जाती है कि उनको आगे एडमिशन के प्रोसेस में बने रहना है या फिर नहीं रहना। ये सारी चीज़ें आपके इस प्रोसेस में कंप्लीट हो जाती है। बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है, डिटेल्स भरनी होती है। काउंसलिंग की फी पेमेंट आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है 2500 रुपये, पहले इसके लिए 1000 रुपये लिए जाते थे, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का एक्सेस मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग के बाद आप लोगों को जब आप पार्टिसिपेट करोगे राउंड के अंदर, आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर आपको काउंसलिंग आपने अटेंड नहीं करी, दैट मींस नो सीट अलॉटमेंट, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपने काउंसलिंग अटेंड नहीं करी। तो ये था काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। अब प्रोसेस को समझते ताकि आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि स्टूडेंट बीच में से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब यहां से आप लोगों को काउंसलिंग का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने फॉर्म फिल कर लिया है, फिर आपने आईपीयूसीटी दे दिया है या फिर आपके पास स्कोर है दिया है, तो अब आपने यहां से अपना काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका राउंड 1 स्टार्ट हो गया है। अब राउंड 1 के अंदर क्या होगा वो समझते हैं। राउंड 1 में क्या होगा, जो स्टूडेंट एनएलटी वाले हैं वो जाएंगे सीधा काउंसलिंग के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उनको कुछ नहीं करना, देयर विल बी नो सीईटी कंडक्टेड। जो स्टूडेंट सीईटी वाले हैं जिनके पास रैंक आया, वो स्टूडेंट रैंक आने के बाद, यहाँ पे आया आपका रैंक, वो इस काउंसलिंग के अंदर एक साथ आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एनएलटी वाले, सीईटी वाले सब एक साथ आ जाएंगे। तो वो ये स्टेज होती है जब आप लोग एक साथ अपना एंट्री कर जाते हो। यहीं पे स्टूडेंट को अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है बेसिकली। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों का विंडो ओपन हो जाएगा चॉइस प्रेफरेंस का। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स अपडेट कर दी, अपने सर्टिफिकेट्स कुछ भी चीज़ें थी वो आपने पूरी कर दी, अपने अपनी क्लास 12th की डिटेल्स सारी भर दी, ग्रेजुएशन की भर दी। नाउ यू विल
गो फॉर चॉइस फिलिंग प्रोसेस। अब चॉइस फिलिंग का प्रोसेस क्या होता है? चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होता है कि यहाँ पे 110 से ज़्यादा कॉलेजेस अवेलेबल है। अब आपके कोर्स में इतने सारे कॉलेजेस हैं तो आप एक साथ तो सभी कॉलेजेस में जाके अप्लाई नहीं करोगे अलग अलग, तो इसलिए यूनिवर्सिटी अपना एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग का प्रोसेस देता है, यानी कि मैं सेंट्रल में हूँ यहाँ पे और मेरे थ्रू आप लोग आईपी के कॉलेजेस के अंदर पहुँच जाओगे। तो आपको प्रॉपर एक लिस्ट दे रहा हूँ मैं कॉलेजेस की, जिनका नाम आपको अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर भरना है और वहाँ पर नाम डाल के आप अपनी प्रेफरेंस दोगे बेसिकली कि किस कॉलेज को आप पहले नंबर पर रखना चाहते हो, किसको नहीं रखना चाहते हो। मैं इसके लिए आप लोगों को दिखा भी देता हूँ किस टाइप से प्रेफरेंस शीट हम आप लोगों को देते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर साल हमसे प्रेफरेंस शीट बेसिकली अपनी बनवाते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आप देखेंगे कि बीबीए के लिए हमने एक प्रेफरेंस शीट बनाई है स्टूडेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू रैंक कौन कौन से कॉलेज में आपकी पॉसिबिलिटी एडमिशन मिलेगी, ये अपने प्रेफरेंस बना दी है। तो इतने सारे ऑप्शन होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कॉलेज को ऊपर रखूं, कौन सा कॉलेज मेरे लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो एडमिशन मिलेगा ना वो प्रॉपरली आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। दोनों चीज यहाँ पे मैटर करती है। आपका रैंक बहुत अच्छा है, आपने चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं करी, फिर आपको कुछ भी कॉलेज अलॉट हो सकता है, क्योंकि सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर आपने चॉइस फिलिंग भी अच्छी से करी, इवन आपका रैंक भी एवरेज आ गया, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करा, चॉइस फिलिंग कर ली, अपनी प्रेफरेंस फिलिंग कर ली। अब प्रेफरेंस फिलिंग करने के बाद आप लोगों का राउंड डिक्लेरेशन होगा। राउंड डिक्लेरेशन के बाद अगर आपका रैंक अच्छा है, ठीक है, अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको कॉलेज में अलॉटमेंट मिल जाएगी, नहीं तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। ये चीज समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल सा था। अब अलॉटमेंट किस तरीके से हुई वो समझ लो। स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि अलॉटमेंट कैसे हो रही है। अब आप थे 20,000 स्टूडेंट्स बीबीए कोर्स के अंदर, 1 2 3 4 5 सब ने अपने अपने शीट भर दी वहाँ पे काउंसलिंग की। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ने यूएसएमएस सबसे ऊपर रख दिया, इसने भी यूएसएमएस रख दिया। अब यूएसएमएस के पास कितनी सीटें थी? 60 थी। तो अप टू 60 स्टूडेंट्स ने अगर यूएसएमएस ही फर्स्ट नंबर पे डाला था तो 60 नंबर पे जाके ये सीटें खत्म हो गई। अब जो स्टूडेंट है जिसने 61 नंबर पे यूएसएमएस डाला था उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर के रैंक वालों के पास ऑलरेडी सीट जा चुकी है। अब उस स्टूडेंट को कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? जो यूएसएमएस के नीचे उसने सेकंड नंबर पर डाला था कॉलेज, वो कॉलेज उसको मिलेगा। सेम यही चीज चलती रहती है जब तक कॉलेज के अंदर सीट अवेलेबल है, टॉप रैंकर्स को पूछा जाता है और सारी सीटें खत्म हो जाती है। अगर आपका अच्छा रैंक है तो ही आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इस बात को दिमाग में रखना। सीईटी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो स्टूडेंट जो कंप्लेन करते हैं कि भाई यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाया, ये वाला कॉलेज में मिला, यहाँ पे तो जाना ही नहीं है, तो अगर आप टॉप कॉलेज को स्टार्टिंग से टारगेट करके चल रहे हो तो आपको अच्छे से उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया अलॉटमेंट किस तरीके से हुई। अब जैसे आपको अलॉटमेंट मिली, आपको यहाँ पे पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करनी होती है। आपको कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गई तो आपको चाहे 1 2 3 4 5 आपको फर्स्ट राउंड में 5th नंबर के कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गई। आप चाहते थे कि मेरे को तो सेकंड नंबर के ऊपर कॉलेज मिले, सेकंड नंबर वाले कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मैं तो 5th नहीं चाहता। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाके दूसरा कॉलेज चाहिए तो भी आपको ये 96,000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखा है पार्ट एकेडमिक फ़ी। पार्ट एकेडमिक फ़ी मतलब जो आपकी एकेडमिक फ़ी है, कॉलेज की फीस है, उसका ये पार्ट है जो मैंडेटरी है, आपको पे करना है अगर आपको काउंसलिंग में बने रहना है। तो ये होता है 96,000 फॉर योर कोर्सेज। फॉर बीएड इट इज़ 60,000, उसके लिए 60,000 होता है। तो ये 96,000 रुपीज़ आपको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट देना पड़ेगा, वेदर यू वॉन्ट दैट 5th नंबर कॉलेज और नॉट, डजेंट मैटर। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है और भी अच्छा कॉलेज देखना है तो आपको ये पे करना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट नहीं करता, इन केस नॉन पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी टू बी कंफर्म सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग। अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आप आउट हो जाओगे। इसका एक रीज़न होता है, आपको एक ऐसी सीट दी गई जिसके लिए शायद दूसरा स्टूडेंट चाह रहा था कि मेरा ड्रीम कॉलेज है, ये 5th नंबर का कॉलेज, मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। आपने वो मिली हुई सीट ठुकरा दी और आप वहाँ पे जाके पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप टाइम पास कर रहे हो। तो वो चीज़ यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि इसलिए यूनिवर्सिटी ने लास्ट तक इवन टिल दी थर्ड राउंड, इवन टिल दी स्पॉट राउंड आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन बार बार आता है आपके पोर्टल में। अगर नहीं लेना तो छोड़ दो सीट को, वेस्ट मत करो। तो ये विड्रॉल का ऑप्शन लास्ट तक आपको मिलता रहता है। अगर आपको एडमिशन चाहिए, आप विलिंग हो, ऐसे में होगा क्या, कंडीशंस क्या आएंगी, मैं वो भी बताता हूँ आपको। केसेस क्या आते हैं, आप इस टाइम पे कोई और काउंसलिंग भी अटेंड कर रहे होगे, हो सकता है कि आप ड्यू के CSAS में फंसे हो वहाँ पे, हो सकता है कि भाई आपका कहीं और काउंसलिंग का प्रोग्राम बन रहा हो, वहाँ पे राउंड 2 चल रहा है, यहाँ पे राउंड 1 चल रहा है, वहाँ पे राउंड 1 चल रहा है, यहाँ पे राउंड 2 चल रहा है। बहुत सारी सिचुएशन बन जाती है। स्टिल आपको अगर देखो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, तो लड्डू तो चाहिए ना दोनों हाथों में रखने के लिए, तो वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको
यहाँ पे करनी पड़ेगी, तभी आप इस काउंसलिंग में बने रहोगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपको कॉलेज मिल गया, आपने पेमेंट कर दी, अब आपको यहाँ पे चॉइस मिलेगी फ्रीज और फ्लोट, चाहिए या फिर अच्छा चाहिए। अब स्टूडेंट ने बोला भाई मेरे को तो अच्छा ही चाहिए, तो जब ये स्टूडेंट नेक्स्ट राउंड में जाएगा तो इसकी सीट हटेगी नहीं, ये 5वें नंबर की सीट इसके पास एज इट इज रहेगी, क्योंकि इसने ये तो दे दिया था ना भाई, इसने 96,000 रुपीज़ पे कर दिए थे काउंसलिंग में बने रहने के लिए, तो ये सीट उसके पास रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन विड्रॉल, नहीं भाई मेरे को तो मैंने पेमेंट कर दी थी 96,000, मेरा माइंड चेंज हो गया, आप विड्रॉल भी ले सकते हो। इन केस जो स्टूडेंट यहाँ पे चाहते हैं कि मेरे को विड्रॉल ले लिया है, वो विड्रॉल वाला स्टूडेंट जाके स्पॉट राउंड में अटेंड अपना कर सकता है, सारी चीज़ें प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकता है स्पॉट राउंड में। लेकिन जब तक ये राउंड 3 तक जो सीटें थी वो सारी अच्छी अच्छी कॉलेज की चली जाएंगी, आपको स्पॉट राउंड में मौका जरूर मिलेगा। यानी कि जो स्टूडेंट विड्रॉल ले लेता है, काउंसलिंग से आउट हो जाता है, इन दोनों ही केसेस वाले स्टूडेंट को आगे जाके स्पॉट राउंड में मौका मिलता है। फिर आता है भाई राउंड 2। अब राउंड 2 में कौन सा स्टूडेंट चल रहा है हमारे साथ अभी? एक तो वो चल रहा है जो 5th नंबर पर बैठा हुआ था, है ना, और एक चल रहा है वो जिसको अलॉटमेंट ही नहीं मिली थी। तो जो स्टूडेंट जिसको अलॉटमेंट नहीं मिली, वो स्टूडेंट भी राउंड 2 के अंदर आ जाता है ऑटोमेटिकली। आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने ऊपर डिस्कस नहीं करा, ऐसा ही होता है। राउंड 2 में वो स्टूडेंट आएगा जिसको कोई भी सीट नहीं मिली, और जो स्टूडेंट आगे फ्लोट करके आया है कि मेरे को तो आगे जाके ऊपर के कॉलेज में एडमिशन लेना था। अब ऐसे में क्या होता है राउंड 2 के अंदर, यहाँ पे राउंड 2 के अंदर कुछ कोर्सेज के अंदर मिड एंट्री के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लॉ कोर्सेज के अंदर, और कुछ कोर्सेज है जिनके अंदर यूनिवर्सिटी बहुत स्टूडेंट्स को चाहती है कि भाई आ जाए, बीच बीच में उनको मौका देती रहती है। अब यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग के अंदर दोबारा से एडिशन, डिलीशन, रीअरेंजमेंट करने का मौका मिलेगा। आप दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, इवन उनका कम रैंक भी आया है कि नहीं टॉप में ही जाना है, टॉप के नाम भरूंगा तभी मेरे को टॉप में एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं होता, आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। अब राउंड 2 के अंदर आपने चॉइस फिलिंग दोबारा कर ली, दोबारा से राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जिस स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है, जिस स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है, उसके साथ क्या होगा, वो पे करेगा 96,000 रुपीज़। जो ऑलरेडी कर चुका है वो दोबारा से ही विल नॉट पे, जो ऑलरेडी कर चुका है ना वो नहीं करेगा भाई, ठीक है। इस चीज़ को कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी। जिसने फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिली है उसको पे करना पड़ेगा। इन केस फर्स्ट टाइम मिला है एडमिशन, उसको पेमेंट नहीं कर रहा, वो आउट हो जाएगा काउंसलिंग से, जैसे कि ऊपर हो गया था। अब जिसको यहाँ पे अलॉटमेंट मिली है वो स्टूडेंट 96 रुपये पे कर रहा है। जिसको यहाँ पे अपग्रेड मिला है, यानी कि 5वें वाले को 3रे नंबर के कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, उसको अब कुछ भी पे नहीं करना, उसको 3रे नंबर का कॉलेज यूनिवर्सिटी दे देगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जैसे ये 3रा वाला आपका अलॉट हुआ ना, 5वां नंबर आपका यहाँ से हट गया है, अब आप दोबारा से उस सीट को दोबारा क्लेम नहीं कर सकते, आपको नई सीट दे दी गई थी। तो वही प्रोसेस दोबारा चलेगा। जो स्टूडेंट है पहुँच गया है अपना 5वें, जो स्टूडेंट 5वें नंबर से 3रे पे पहुंच गया है, अब वो चाहे तो यहाँ पे विलिंगनेस दे सकता है। जिस स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ है और उस स्टूडेंट को 5th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, वो चाहे 5 से 3 में नेक्स्ट में ट्राई करने के लिए वो अपना विलिंगनेस के अंदर जाके फ्लोट के लिए अप्लाई कर सकता है। नहीं तो अगर उसको लगता है कि भाई नहीं मेरा तो यही ड्रीम कॉलेज था, यहीं पर मेरे को एडमिशन लेना था, तो आप यहीं पर इसको फ्रीज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको आगे जाके फ्लोट करना चाहिए। फ्लोट इन द सेंस इसलिए क्योंकि आपकी सीट तो सिक्योर है, आपने तो पेमेंट कर दी थी, तो आपको क्यों घबराना, जब आपकी सीट ऐसी सीट रहेगी। ओनली इन द केस ऑफ अपग्रेडेशन आपकी सीट पीछे वाली चली जाती है। अपग्रेडेशन होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो वो सीट तो आपके पास रहेगी। अगेन यूनिवर्सिटी ने क्या बोला, विड्रॉल लेना है ले लो और जाके स्पॉट में ट्राई कर लेना। अब इस राउंड 3 को समझते हैं। इसके बाद आता है आपका राउंड 3 स्लाइडिंग राउंड। इस राउंड में बेसिकली क्या होता है, अगर जो कोई रिजर्व सीटें थी वो अनफिल्ड रह गई राउंड 3 में, तो वो उसमें क्या करते हैं, स्लाइडिंग राउंड के अंदर वो सारी की सारी सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं जनरल के अंदर, रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर, फिर वो उसमें इंटरनली स्लाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स को। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली करते क्या, नई सीटें तो बन नहीं रही है हर राउंड के अंदर, तो जो सीटें चल रही थी, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट था, 1 2 3 4, ये 4 स्टूडेंट थे, इसको जाना था इस X कॉलेज में, इसको जाना था Y कॉलेज में, है ना। अब इस कॉलेज को जाना था Z कॉलेज में स्टूडेंट को। अब क्या होगा,
कि ये स्टूडेंट जब इसमें चला गया तो इसकी एक सीट यहाँ पे -1 हो गई, वैकेंट हो गई, तो इस सीट के अंदर जो स्टूडेंट जाना चाहता था उसको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, यानी कि इंटरनली स्विचिंग हो जाती है स्टूडेंट्स की। वो किस बेसिस पे होती है, कुछ बाकी क्या होता है, जो स्टूडेंट हैं हमारे, जैसे कि एक क्लास के अंदर SC की सीटें थी, SC दिल्ली की सीटें थी, 7 सीटें थी और राउंड 3 तक उसमें 4 ही अलॉटमेंट हो पाई, 4 ही स्टूडेंट ऐसे थे जो क्लेम कर पाए। ये 3 सीटें जो बची हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं, वो ओपन टू ऑल हो जाती है, एक तरीके से जनरल पे हो जाता है। फिर उनके अंदर जो वैकेंट सीट थी वो भरी जाती है, तो सीट जब ऊपर जाती है, स्टूडेंट ऊपर अपने कॉलेज को चले जाते हैं, उन सीट्स के अंदर पहुंच जाते हैं, देन क्या होता है, नई नई सीट्स स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाती है। तो ये स्लाइडिंग राउंड है, ये भी काफी अच्छा राउंड है, इसमें भी आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन यहाँ पे आपको अलॉटमेंट भी मिल सकती है नए कॉलेज के अंदर। अब अगर आपको यहाँ पे राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल गई है तो यहाँ पे आपको अपना एकेडमिक फी पे करना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुई है, इनकेस अगर नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, सीधा जाएंगे फिर स्पॉट राउंड के अंदर। अभी तक आपने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ अपनी काउंसलिंग के अंदर ही पार्टिसिपेशन करा था। अब यहाँ पे अगर आपको राउंड 3 में न्यू अलॉटमेंट मिली है तो 96,000 पे करेंगे। जिसने ऑलरेडी अपग्रेड के लिए अप्लाई करा हुआ है उसको कुछ भी नहीं पे करना है, 96 वो नहीं पे करेगा, और जो पेमेंट नहीं करेगा नई अलॉटमेंट मिलने पे वो काउंसलिंग से आउट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर मैंने अभी तक नहीं बताया, क्योंकि ये हर राउंड के अंदर नया जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में फ्रीज कर दिया था तो अपना प्रिंट ऑफ अलॉटमेंट लेटर जो है वो प्रिंट करके रख लेना। वैसे आपके डैशबोर्ड में बार बार आता रहता है, जिस भी राउंड में आपका लास्ट अलॉटमेंट हुआ वो आप डाउनलोड करके अपना कॉलेज में ले जाके दिखा सकते हैं। अभी तक आपको एडमिशन मिल रहा था लेकिन अभी तक आप कॉलेज में नहीं गए थे, कॉलेज में आप कब जाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपका राउंड 3 हो गया, स्टूडेंट फाइनली पहुंच गए अपने फाइनल कॉलेज के अंदर, अब इसके बाद होती है रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट को जाके अब अपनी रिपोर्टिंग करनी है। फ्रॉम फर्स्ट राउंड टू थर्ड राउंड स्टूडेंट जाएंगे कॉलेज के अंदर, वो बताएंगे कि हमने अपना जो है कॉलेज में यहाँ पे अलॉटमेंट मिला है, मैंने 96 ऑनलाइन कर दिए थे, रिमेनिंग फीस मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो जो स्टूडेंट जो अपनी बाकी की फीस है वो रिपोर्टिंग के टाइम पे करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस फी अपनी पे करेंगे। अगर स्टूडेंट नहीं जा पाता टाइम पे तो वो जाके रिपोर्टिंग में नॉट अलॉटेड माना जाएगा, उसकी सीट वहां से कैंसिल कर दी जाएगी और वो सीट जाके वैकेंट सीट में स्टूडेंट को आगे स्पॉट राउंड के अंदर दे दी जाती है। उसके अंदर स्टूडेंट जाके रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करके फिर चॉइस फिलिंग करेगा, फिर स्पॉट राउंड का रिजल्ट आएगा। अगेन जिस स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है 96,000 रुपीज़ पे करेगा, नहीं करेगा तो वो काउंसलिंग से आउट हो जाएगा। और ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको आफ्टर दी स्पॉट राउंड जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। वहाँ पे क्या हो रहा था, राउंड 1 में मिला, 2 में मिला, 3 में मिला, फिर रिपोर्टिंग हुई। स्पॉट राउंड 1 में आप रिपोर्टिंग करोगे, अगेन रिपोर्टिंग करने के बाद फिर आपका स्पॉट राउंड 2 जो होता है उसमें भी आपको चांस मिल सकता है, बट वो स्पॉट राउंड 2 तब होता है जब आपका कोई सीट वैकेंट रह रही है। तो स्पॉट राउंड 2 आगे जाके हो वो कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि आगे जाके सीधा CUT के बेसिस पे एडमिशन है अपने ओपन कर दें। तो वो डिपेंड करता है कि सेशन ऑन टाइम चल रहा है, तो हो सकता है आगे जाके स्पॉट राउंड 2 भी देखने को मिल जाए। हमने तो स्पॉट राउंड 2 तक देखी है चीज़ें, बट स्पॉट राउंड 1, 2 आगे की बातें हैं। कोशिश करो कि काउंसलिंग के अंदर ही अपना सीट सिक्योर करवा लो, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा बेस्ट यही रहता है। और जो अच्छे कॉलेज की सीट होती है वो स्टार्टिंग में चली जाती हैं, तो स्टार्टिंग में बने रहोगे, एक्टिव रहोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको कॉमन स्ट्रक्चर क्या कहता है, राउंड 1, राउंड 2, 3, राउंड 3 तक जितने भी राउंड होते हैं आपके, राउंड 1, 2, 3, आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो डिपेंड किस पे कर रही है, अल्टीमेटली रैंक के ऊपर, आपकी कैटेगरी के ऊपर और सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर और आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के बेसिस पे ही सारी की सारी चीज़ें जो है डिपेंड करेगी। अगर आपने इन चीज़ों में ठीक से अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। दूसरा, रिपोर्टिंग के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कर रहे थे सारा ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा था, आपको कहीं फिजिकली तो जाना नहीं था। लेकिन जब आपको फिजिकली जाना पड़ा तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो वेरीफाई करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्लास 10, 12 की मार्कशीट हो सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, ID प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फोटोज, सिग्नेचर, एग्जाम का स्कोर कार्ड, चाहे वो CET है, CUT, NLT है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने किसी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करा है तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट कर जाते हैं, वो मिस्टेक्स क्या होती हैं कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट रॉन्ग कोड सिलेक्ट कर लेते हैं, गलत काउंसलिंग अटेंड करने लग जाते हैं, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलत कोर्स की रजिस्ट्रेशन कर जाते हैं। CET CUT का जो रूट है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है स्टूडेंट को, उनको लगता है कि भाई CET तो ऐसी ही है, CUT के बेसिस पे ही अप्लाई कर लेंगे आगे जाके। CUT की काउंसलिंग हो रही है राउंड 1, 2, 3, उसके बाद लास्ट में जाके स्टूडेंट परेशान, फिर उसके बाद लिमिटेड चॉइस फिलिंग करना एक बेवकूफ़ी हो सकती है। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5वें वाले स्टूडेंट की चाहत थी कि मेरे को दूसरे नंबर पर कॉलेज
में अलॉटमेंट मिले, तो भैया अपग्रेडेशन तो तभी मिलेगी ना जब 5वीं कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इस तरीके से अगर आपका रैंक कम आया है तो आपको सारी लिस्ट भरनी है अपनी, ताकि सबसे नीचे कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद भी आप अपग्रेड करते करते ऊपर आ सको। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। नॉट ट्रैकिंग काउंसलिंग राउंड, काउंसलिंग के राउंड्स को ट्रैक करते रहो, क्योंकि एक भी राउंड मिस कर गए तो फिर आप जाके स्पॉट राउंड में अटक जाओगे। रिपोर्टिंग नहीं करी, अलॉटमेंट मिल गया तो भी आप जाके आगे परेशान हो सकते हो। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है भाई किसी भी चीज को, चाहे वो IPU CET हो, काउंसलिंग का प्रोसेस हो, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा। आपको किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है। बी सीरियस थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस, आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। सो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आज एडमिशन प्रोसेस के अंदर मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये चीज़ें स्टूडेंट्स को इनिशियल लेवल पे पता चल जाए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के साथ। कुछ भी डाउट है एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।